हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जिसमें बच्चों आपको दो कंडीशन पर आवर्धन क्षमता निकालना है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है कि बच्चों हम वस्तु को इतनी दूरी पर रख दें कि बिना लेंस के सहारे हम उस वस्तु को देख सकें या बिना किसी उपकरण के सहारे हम उस वस्तु को देख सकें, वो आपका स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहलाता है। फिर से समझिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या। जैसे हमने कहा कि लेंस की मदद से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, यदि वो लेंस नहीं होता तो वास्तविक वो वस्तु कहाँ होना चाहिए जिससे हम उस वस्तु को देख सकते थे, तो वो आपका स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो ये दो कंडीशन लगता है। एक तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो ये आपके मन में थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन पर निकालेंगे। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर मतलब एक ऐसी दूरी पर जहां पर यदि हम वस्तु को रख देते तो हम आसानी से देख सकते थे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सूक्ष्मदर्शी है क्या। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का उपकरण सूक्ष्मदर्शी होता है। आपके सिलेबस में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, जिसमें आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी आसानी से देखेंगे। क्योंकि बच्चों सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही उत्तल लेंस है बच्चों, लेकिन जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है तो उसमें आपका दो उत्तल लेंस लगा रहता है, इसलिए उसका नाम कहते हैं हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है, जो कि एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा दिया जाता है। बस सिंपल है, एक फ्रेम में उत्तल लेंस को लगा दिया गया, वो सरल सूक्ष्मदर्शी कहला जाता है। यहां पे देखिए, जैसा कि मान लीजिए आपका एक फ्रेम है, फ्रेम में एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, इसके समीप एक वस्तु ए बी है, तब इसका जो फाइनल प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है, मतलब एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चों यदि सूक्ष्मदर्शी होता तो दही में जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को देखने में मदद हो जाता, या कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो और बढ़िया स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं कि किस प्रकार से जीवाणु है। तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। आपके विद्यालय में होगा तो सर लोग प्रयोग कराएंगे, प्रैक्टिकल में आप लोग देख लेना। चलिए कोई बात नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया बच्चों, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इसके सामने एक वस्तु ए बी रखा है। मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं, कैसे कैसे इसकी प्रकाश किरणें चलती है, और आप लोगों को उतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। देखो बच्चों, हमारे पास एक उत्तल लेंस है L है, इसके सम्मुख एक वस्तु AB है। आप सबको पता है कि एक प्रकाश किरण है ना, ये मुख्य अक्ष होता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है। लेंस का मुख्य अक्ष है, समांतर आपतित होता है, अपवर्तन के बाद इस दिशा में चला गया बच्चों। ठीक है, और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधा जाता है। अब दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, जहां पे मिलता बच्चों वो AB का प्रतिबिंब होगा A1 B1। फिर से समझिएगा, नहीं तो बाद में कहोगे सर आप कहां से बताए, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, A1 B1 बन रहा है, AB का A1 B1। तो जो A1 B1 है बच्चों, इसका जो है कोण कितना बन रहा है प्रकाशिक केंद्र से बीटा, क्योंकि हम फार्मूले में प्रयोग करेंगे ना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। नेत्र यहां से वस्तु को देखेंगे तो ये वस्तु यहां पे दिखाई नहीं देगा, बल्कि यहां पे दिखाई देगा, बड़ा आवर्धित रूप दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर आगे चली गई और एक प्रकाश किरण इसके समांतर आपतित हुई लेंस पर और अपवर्तन हुआ। दोनों किरणों को पीछे हमने बढ़ाया, जहां पे मिला वहीं पे इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया बच्चों। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कितना कोण अंतरित हो रहा है, ये बीटा हो रहा है। ध्यान रखना क्या हो रहा है बच्चों, बीटा हो रहा है।
अब प्रतिबिंब मान लीजिए A1 B1 पर बना, इसका मतलब यदि लेंस ना होता तो वस्तु हम यहां पे रखते तो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहला जाती। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की क्या कहलाती बच्चों? न्यूनतम दूरी कहलाती। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो है जहां पर हम वस्तु को रख देते तो आसानी से हमें वस्तु दिखाई दे जाता बच्चों, वो दूरी आपका स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। तो जैसे मैं मान के चलता कि ये आपका लेंस है बच्चों, अलग से एक डायग्राम बनाता तो ये लेंस हो गया, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की मैं बात करता तो यहां पर मैं कहता कि वस्तु को रख देता B1 है और इसको मैं A2 कह देता। यहां पर जब रखता तो यहां पे जो कोण बनता वो अल्फा कोण बनता। कौन सा कोण बनता बच्चों? अल्फा कोण बनता। ठीक है, और ये अल्फा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र O है। तो जब वस्तु को एक ऐसी स्थिति पर रख दिया जाए कि वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए, वो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहलाता है। ठीक बच्चों, चीजें क्लियर है यहां तक कंप्लीट। अब आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाता है कि नेत्र द्वारा, ये नेत्र है बच्चों, नेत्र से हम देख रहे हैं प्रकाशिक किरण दो जहां पे मिलेगी, मतलब ये जो आपका अपवर्तित किरण है पीछे बढ़ाने पर जहां पे मिलेगी वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण जो आपका नेत्र है, इस पर अंतिम प्रतिबिंब A1 B1 द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन कहलाएगी बच्चों? OB1 कहलाएगी, या इसकी जगह हम D कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों स्पष्ट दृष्टि की जब बात करेंगे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये आपका यहां पे वस्तु होता है A2 B1 पर, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहला जाती। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण आपका अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये परिभाषा कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया बीटा, और बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा अंतरित कोण अल्फा हो गया। या करके इसको हम m बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, बीटा के जगह बच्चों टेन बीटा, बीटा के जगह टेन बीटा और अल्फा के जगह टेन अल्फा। ऐसा कब करते? जब अल्फा और बीटा का मान बहुत कम हो। जब अल्फा और बीटा का मान बहुत कम हो तो अल्फा बराबर टेन अल्फा यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि अल्फा और बीटा का मान बहुत कम है। चित्र में तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप तो बहुत कम कह रहे हो। अरे एक सूक्ष्म वस्तु है भाई, उसका कितना कोण बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बच्चों डायग्राम से थोड़ा आप लोग देखो, टेन अल्फा का मान कितना होगा, यदि आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा। टेन अल्फा का मान बता दो। टेन अल्फा बच्चों यहां पर देखना, ये कोण है अल्फा, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो A2 B1 ये लंब है, और बच्चों आधार क्या हो जाएगा? OB1, ये टेन अल्फा का आ जाएगा। लेकिन OB1 को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानेंगे, इसलिए बच्चों हम मान के चलते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा आपका D। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कि टेन अल्फा बराबर क्या होगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब है बच्चों, तो यहां पर लिख सकते हैं A2 B1 बच्चों बटा OB1। लेकिन जो A2 B1 वो AB के बराबर है, जरा ध्यान देना, AB के बराबर है, और OB1 क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु की दूरी है, जिसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर आप लोग कोष्टक में ये भी लिख देना कि भाई जो A2 B1 है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है, तथा जो हमने कहा OB1 है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ऐसा हमने किया है। नहीं तो भाई आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी ना। ये जो हमने समीकरण प्राप्त किया है इसको आप एक समीकरण दे दो, क्योंकि आगे चलकर जरूरत पड़ेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। और हमने टेन अल्फा का तो ले लिया, लेकिन टेन बीटा के लिए क्या करेंगे? टेन बीटा ये आपका पूरा का पूरा बीटा, इसके सामने वाली भुजा लंब है AB, और बच्चों आधार कितना हो गया? OB। अब ये जो आपका टेन अल्फा और टेन बीटा है, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर
मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। बोले सर कैसे? m बराबर रखेंगे। पहले हमको किसका रखना है? टेन बीटा। टेन बीटा का मान कितना है? ए बी बटा ओ बी। कितना है? ए बी बटा ओ बी है। डिवाइड बाय बच्चों कितना है? ए बी बटा डी। ए बी बटा डी। ए बी से ए बी कैंसिल, ओ बी नीचे जाएगा, डी ऊपर जाएगा, डी बटा ओ बी। आप कहोगे कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया? देखो भाई ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ए बी बटा ओ बी है ना, तो इसको ऐसा लिखते ए बी बटा ओ बी, फिर गुणा में बच्चों हर का हर ऊपर जाता है, डी बटा ए बी, फिर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, डी बटा ओ बी होता। वही चीज अपन ने डायरेक्ट कर दिया, वही चीज अपन ने डायरेक्ट कर दिया, कुछ है नहीं। अब ओ बी बता दो, ओ बी है क्या? ओ बी है वस्तु की दूरी। चूंकि देखना, चूंकि चिन्ह परिपाटी से ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वस्तु की दूरी यू, ओ बी माइनस, ठीक है, ओ बी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही, वस्तु की दूरी हम इधर लेंगे। वस्तु की दूरी यदि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ली जाए तो हमेशा ऋणात्मक होगी बच्चों, इसलिए m बराबर हो जाएगा माइनस का, आपका कितना हो जाएगा? माइनस का d बटा माइनस का u। भाई ये भी तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो यानी d बटा आपका u हो जाएगा। यहां पर आपको कोष्टक में लिख देना, या यहाँ पे भैया क्या है भाई, पेन धोखा दे रहा, तथा d क्या होगा? ऋणात्मक होगा। d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और भैया कहो ऋणात्मक क्यों ले लिया सर आपने? ऋणात्मक इसलिए ले लिया क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है और हम इस दिशा में ले रहे हैं। ऋणात्मक किस चीज को लिया जाता है? यदि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी है। तो आपका बच्चों कितना आ गया यार भाई? d बटा u आ गया है ना, यानी m बराबर आपका d बटा u, और इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। अब हमने बोला था 2 कंडीशन लगाना है। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो कंडीशन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने बच्चों, ये कंडीशन है। तब लेंस सूत्र क्या है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी जो u है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? भाई यहां पर थोड़ा देखना, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब इस बार न्यूनतम दूरी पर बने, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अपन को किसका वैल्यू कितना रखना है, यहां पर थोड़ा आपको समझना है। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी यदि आपने नहीं लगाया भैया लिखो चिन्ह परिपाटी से, खेल चिन्ह परिपाटी का है, ठीक बच्चों। अब आपको f का तो फोकस दूरी है, एक ही लेंस है, तो f का f ही रहने दो। जब प्रतिबिंब की दूरी v है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी v की जगह -d कर देंगे। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, वस्तु की बात नहीं की जा रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यहां पे वस्तु की बात नहीं, प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब की दूरी d से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और चिन्ह परिपाटी से u का हो जाएगा -u, क्योंकि वस्तु की दूरी ये बोला है, लेकिन वस्तु की दूरी यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। लेकिन यहाँ पर v बराबर हमने -d क्यों लिया है? क्योंकि भाई साहब ये बता रखा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। हमें इतना लाना बच्चों d बटा u, तभी तो m का मान रख पाएंगे। तो दोनों पक्षों में हम u का गुणा कर दें। अभी यहाँ पर 1/f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/d और प्लस का 1/u, दोनों पक्षों में u का गुणा करने पर, तभी तो आपका अभी 1/d है, लेकिन u समझ में आएगा, दोनों पक्षों में u का गुणा कर दें, ठीक है, या कि यहाँ पे गुणा कर दें। तो u का गुणा करेंगे तो ये गड़बड़ होगा, चाहे यहाँ पे गुणा कर दें वही चीज आएगा। तो दोनों पक्षों में यदि d का गुणा कर दें बच्चों, तो d से d कट जाएगा, d बटा u आएगा। तो d का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर आएगा, d का गुणा करने पर
भाई डी बटा यू आ जाएगा तो और बढ़िया सेट हो जाएगा। तो डी बटा एफ बराबर डी से डी कट जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, प्लस का डी बटा यू, क्योंकि डी में गुणा होगा ना तो कट जाएगा ना बच्चों। तो डी बटा यू बराबर कितना आएगा बताओ जरा। डी बटा यू बराबर पक्षांतर का माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस डी अपान एफ, और इसको एक समीकरण दे दो। समीकरण आपका ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3, यहाँ भी डी अपान यू है, यहाँ भी डी अपान यू है। समीकरण मतलब 3 और 2, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या कहता भैया, डी बटा यू यहाँ भी, डी बटा यू यहाँ भी है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ, 1 प्लस डी अपान एफ। ये किसके लिए आवर्धन आ गया बच्चों, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसके बाद दूसरा कंडीशन लगा देते हैं। दूसरा कंडीशन ये बोला गया है कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो, ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो बच्चों, फोकस पर हो। इस स्थिति में वस्तु की दूरी कहां पर होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए। वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब बच्चों अनंत पर बनता है, ये नोट करके रखना। ये दूसरा कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने मतलब वस्तु की स्थिति कहां पर हो बच्चों, इस स्थिति में वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा, तब आपका समीकरण 2 ही काम आएगा बच्चों। समीकरण 2 से m बराबर कितना हो जाएगा, d अपान एफ, ठीक है। ये भी आ गया बच्चों दूसरा स्थिति, ये आ गया दूसरा स्थिति। ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार पहले दूसरे में, ठीक है। अब इसका यदि मैं आपको कुछ उपयोग वगैरह बताऊं तो आप लोग नोट कर लें। हाँ भाई, इसका नोट्स वगैरह चाहिए ना जैसे किसी बच्चों को, तो कांटेक्ट कर लेना 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। तो इसका उपयोग आप लोग लिख लो, नहीं तो कभी आ जाए तो फिर आप कहोगे सर उपयोग हमको नहीं बताया गया। इसका उपयोग घड़ी साज, घड़ी के पुर्जों के बड़े आकार देखने के लिए, प्रयोगशाला में स्लाइड को देखने के लिए, इसका उपयोग बर्नियर पैमाने का पाठ लेने के लिए, ज्योतिष द्वारा हस्तरेखा देखने के लिए, खुफिया पुलिस द्वारा उंगलियों के निशान का पहचान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 2-4 अनुप्रयोग आपको लिखना तो लिख सकते हैं। जैसे घड़ी के साथ सामान देखना बच्चों, छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं उनकी छोटे छोटे चीज़ें नहीं दिखाई देता, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे लिखना हो तो नोट कर लेना, ओके। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।